बक्सर में महिला से दरिंदगी और उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ चल रही है। इस केस में पीड़ित ने गैंगरेप किए जाने का बयान दिया था, लेकिन शनिवार को हुई घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। शनिवार को पीड़ित महिला और उसका भाई और उसका बच्चा बंधी हुई हालत में एक नदी में मिले थे। बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी थी। महिला के परिवार वालों ने गैंगरेप की बात कही थी। तो 72 घंटे से ज्यादा होने पर भी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और सवाल यह खड़ा होता है कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं आई है और अभी तक 3 लोगों से पूछताछ इस मामले में हुई है। महिला के साथ गैंगरेप होता है, उसके 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है और ऐसे में अभी कई सारे सवाल बने हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बक्सर पहुंचे और महिला से दरिंदगी के मामले में डीजीपी और एसपी से बातचीत की। अधिकारियों से मुलाकात के बाद अश्विनी चौबे ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि महिला और उसके बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में चुनाव का शोर है और बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने इलाके में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, लेकिन बक्सर की चर्चा एक रेप कांड को लेकर भी हो गई है। उस पर भी बात करेंगे और राजनीतिक मसलों पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बात बक्सर के उस घटना की जिसकी चर्चा हो रही है, क्या अब तक हुआ है? 3 दिन में कोई रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई। मेडिकल रिपोर्ट की बात करें या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो क्या हो रहा है? आपकी किसी अधिकारी से बातचीत? मुझे लग रहा है कि कल मैं देवघर में एम्स देवघर की बैठक ले रहा था, उसके डायरेक्शन में गया था। वहीं मुझे इस घटना की जानकारी हुई और तुरंत मैंने बातचीत करके और यहाँ के एसपी से, डीजीपी बिहार से बातचीत किया रास्ते में ही, और मैंने कहा तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसकी सूचना मुझे जाए कि कौन लोग। ये घटना बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक भी है कि एक बच्चा, छोटा सा बालक, उसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। और साथ साथ जो गैंगरेप की बात आई है उस पर पूरी प्रशासन जांच कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हमें सूचना भी आज भी एसपी के माध्यम से हमें सूचना दी गई थी। यूरोप के देश बेल्जियम में एक नदी के किनारे प्लास्टिक के कचरे से निजात दिलाने के लिए इंजीनियरों ने एक विशाल वैक्यूम क्लीनर बना डाला। ये बड़ा वैक्यूम क्लीनर छोटे से छोटा प्लास्टिक का कूड़ा आसानी से बीन सकता है। और वहां के एंटवर्प शहर से सामने आई तस्वीरों में वो अनोखा वैक्यूम क्लीनर मिट्टी में बिखरे प्लास्टिक के बारीक से बारीक टुकड़े बीनता नजर आया। उसने घंटों के इस झंझट भरे काम को मिनटों में ही निपटा दिया। अगर किसी सफाई कर्मचारी को हाथ से प्लास्टिक का वो कचरा साफ करना पड़ता तो दिन में तारे दिख जाते और तो और कई लोगों को कमर कसनी पड़ती, लेकिन वैक्यूम क्लीनर अकेला ही काफी दिखा। इतने बड़े वैक्यूम क्लीनर को चलाने के लिए बाकायदा एक छोटी गाड़ी भी लगी नजर आई। खास बात यह कि कचरा बीनते वक्त वैक्यूम क्लीनर मिट्टी और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बताया गया कि नदी किनारे जमा हुआ बड़ा कचरा तो साफ हो जाता था, लेकिन मिट्टी में घुले मिले प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हमेशा सिरदर्द बने रहते थे। इसका तोड़ निकालने के लिए यह वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सशस्त्र सीमा बल को आशंका है कि चुनाव के समय माहौल खराब करने के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी। भारत और नेपाल के बीच कई किलोमीटर तक की सीमा ऐसी है जहां पर बाड़ेबंदी नहीं की गई है। यही वजह रही कि वहां जवानों ने हर आने जाने वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी। सीमा के पास के जिले किशनगंज में भी जवानों ने ऐसा ही किया। उन्होंने वहाँ से गुजरने वाले हर शख्स का सामान चेक करने के बाद ही उन्हें वहाँ से जाने दिया। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के जरिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत सशस्त्र सीमा बल के जवान लोगों को समझाते हुए नजर आए। उन्होंने चुनाव के समय लोगों से सावधान रहने को कहा और उन्हें हर समय आंख कान खोले रखने की सलाह दी। हमारे यहाँ इलेक्शन है कि नहीं, तो फिर कहीं न कहीं वो जो है बदमाशी कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। किसका नुकसान होगा? हम सभी का ना, गांव वालों कोई ना कोई फिर उसमें दिक्कत होगा हम लोग सभी को। लोगों ने भी जवानों का साथ देने का पूरा भरोसा दिया। कोई बाहर से कोई आता है या कोई जाता है तो हम लोग खबर देते हैं सर। अगर हम बॉर्डर के बगल में तो हम लोगों का भी सर कर्तव्य है।
कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से भारत नेपाल सीमा सील है, लेकिन चुनाव के समय ओपन बॉर्डर होने की वजह से अवैध घुसपैठ रोकना और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती बन गया लखनऊ है। से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी दफ्तर के बाहर एक महिला ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि कुछ वक्त पहले उस महिला ने अपना धर्म बदलकर निकाह किया था, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर उसने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर जान देने की कोशिश की। उस महिला को आग की लपटों में घिरा देख तुरंत वहां मौजूद पुलिस वाले आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस वालों की मुस्तैदी से कुछ ही देर में आग को बुझा लिया गया और महिला को तुरंत पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि खुद को आग लगाने वाली महिला ने कुछ वक्त पहले अपना धर्म बदलकर आशिक रजा नाम के आदमी से निकाह किया था और शादी के बाद उसका पति दुबई चला गया। आरोप है कि पति के जाने के बाद महिला के ससुराल वालों ने उस पर बहुत जुल्म किया। वह चला गया है बाहर, विदेश चला गया है और उसी के कारण बताया जा रहा है कि इसने यह आग लगाई है। इस घटना की वजह से बीजेपी दफ्तर के बाहर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन उस महिला को अस्पताल भेजने के बाद वहां के हालात भी सामान्य हो गए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गोबर से बनी चिप से रेडिएशन कम होने का दावा किया। सरकार के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से बनी एक चिप लॉन्च की और दावा किया कि इस चिप के इस्तेमाल से मोबाइल का रेडिएशन कम हो सकता है। एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है। घर में आएगी तो पूरा घर एक इको फ्रेंडली हो जाएगा, रेडिएशन मुक्त हो जाएगा। ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। गुजरात के पंचमहाल में पुलिस ने एक वकील को 2 लाख की पुरानी करेंसी के साथ पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि ये वकील किसी आदमी को ये पुराने नोट देने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वकील का कहना है कि वो अपने बेटे की बीमारी की वजह से ये काम करने के लिए तैयार हुआ था। दिल्ली में 8 साल के एक बच्चे ने लोगों से करीब 2 लाख रुपए जुटा लिए। इन पैसों से सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले उन छात्रों की सीबीएसई रजिस्ट्रेशन फीस दी जाएगी जो पैसों की कमी से इसे जमा नहीं कर पाते। सबकी सैलरी कम है और किसी की मान लो किचन सर्विस है तो कोई आ ही नहीं रहा अब रेस्टोरेंट्स और उनमें, तो इसलिए अब उनके पास मिल ही बहुत कम पैसे रहे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं हेल्प कर देता हूँ। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा आईपीएल के इस पूरे सीजन से बाहर हो गए। उन्हें पसलियों में चोट लग गई थी। ईशांत ने इस सीजन में 7 में सिर्फ एक ही मैच खेला। बारिश से बेहाल आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहां सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। एक सड़क को पार करने के समय कुछ लोग बीच में ही फंस गए। इसके बाद वहां सड़क के बीचों बीच खड़े एक ट्रक से रस्सी बांधकर फंसे हुए आदमी तक पहुंचा गया, लेकिन उसे निकालने के समय ही वो एक बार फिर फिसल गया। वहां पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। उसे बचाने गए दूसरे आदमी ने उसे सहारा दिया, जबकि एक आदमी ट्रक के पास रस्सी पकड़े खड़ा दिखा। बाद में उसे पानी की तेज धार में बहने से बचा लिया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पानी का बहाव काफी ज्यादा है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में एक शख्स जो बीच में ही फंस गया, उसको बचाने के लिए आप देखिए ट्रक में पहले रस्सी बांधी गई, एक शख्स आगे जाता है, उसे बचाता है और पीछे से दूसरा शख्स उस रस्सी को खींचता है। कोरोना वायरस से ठीक होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव प्रचार में उतर आए, लेकिन इस बार खुद महामारी की चपेट में आने के बाद भी उन्होंने मास्क नहीं पहना। करीब 2 हफ्ते बाद उन्होंने फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली की, जहां उन्होंने खुद तो मास्क नहीं पहना, लेकिन वो अपने साथ मास्क के कई पैकेट लेकर स्टेज पर चढ़े और उन्हें लोगों की तरफ फेंकते नजर आए। कोरोना वायरस ने अमेरिका में 2,20,000 लोगों की जान ले ली है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस बीमारी से उठे ही हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो उन्होंने परहेज बरता और न ही रैली में कोरोना से बचाव के जरूरी इंतजाम दिखे। डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक उन्हें सुनने पहुंचे, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। उनमें भी कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। रैली में पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश दिखे कि उन्होंने वहां लोगों को चूमने की बात तक कह डाली। उन्होंने ये दावा भी किया कि कोरोना से ठीक होने के बाद वो ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे हैं। Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. भाषण के आखिर में वो एक गाने की धुन पर थिरकते भी नजर आए। इससे पहले व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा आते वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क नहीं पहना। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ पर सेना ने बड़ा बयान दिया है। सेना के मुताबिक कुपवाड़ा की तरफ सीमा पार 200 से 250 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। सेना के अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना आतंकवादियों की किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए तैयार है। सेना के मुताबिक जो भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा।
की तारीख में अगर देखा जाए जो इनपुट्स अवेलेबल हैं उसमें तकरीबन 250 से 250 मिलिटेंट जो है वो अभी भी तैयार है परली तरफ से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, एटलीस्ट इस इलाके के सामने अगर देखा जाए। और उसमें से कितने जो वो कोशिशें करते हैं और उन सारी कोशिशों को हम किस प्रकार से नाकारा करते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगे हुए। भारतीय सेना ने घाटी में पाकिस्तान के हथियारों की तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आने वाले हथियार पकड़े, जिसके लिए सेना ने रात में एलओसी पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उत्तर कश्मीर के तंगधार इलाके से पाकिस्तान से आया एक बैग जब्त किया, जिसमें 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और 130 राउंड गोलियां थी। इससे पहले 9 अक्टूबर को सेना को उत्तर कश्मीर के केरन सेक्टर से 4 AK-47 और 240 राउंड गोलियां मिली। बिहार के दरभंगा जिले के कुशवेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जेडीयू विधायक को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वहां से जेडीयू ने एक बार फिर शशि भूषण हजारी पर दांव खेला, क्योंकि वो 2010 और 2015 में वहां से जीत चुके हैं। लेकिन इस बार टिकट मिलने के बाद जब वो चुनाव प्रचार करने वहां पहुंचे तो उन्हें लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का है, जहां वोट मांगने पहुंचे जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी का लोगों ने इतना विरोध किया कि उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस बीच विधायक के साथ आए पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज जनता ने ऐसे तर्क दिए कि उनकी भी बोलती बंद हो गई। इस वीडियो में लोग बेहद गुस्से में नजर आए। वो नारे लगाते हुए प्रत्याशी के पीछे पीछे तब तक चलते रहे जब तक वो गांव से बाहर नहीं निकल गए। शशि भूषण हजारी 2010 में बीजेपी और 2015 में जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन माना जा रहा है कि यहां से हैट्रिक मारना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इलाके के लोग कई बार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई को अगले साल बोर्ड परीक्षा नहीं करवाने के लिए चिट्ठी लिखी। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई को एक खत लिखा और अगले साल मई से पहले बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाने की अपील की। साथ ही सिलेबस कम करने की भी मांग की गई। दिल्ली में कोरोना की वजह से पिछले 7 महीने से स्कूल बंद हैं। यूपी में बीजेपी ने अमरोहा की नौगामा सादात विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इस सीट पर पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया। राहुल गांधी जल्द बिहार चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे और 23 अक्टूबर को नवादा में उनकी पहली जनसभा हो सकती है। इसके अलावा आरजेडी ने उन्हें तेजस्वी यादव के साथ रैली करने का भी प्रस्ताव दिया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भारी बारिश से पुलिस की गाड़ी पानी में फंस गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस वालों की मदद की और उन्हें पानी से बाहर निकाला। चीन के चंगशा शहर में एक ऐसी स्मार्ट बस का ट्रायल किया गया जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं। वहां प्रशासन को उम्मीद है कि 5G तकनीक से लैस इस बस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और वो किफायती भी साबित होगा। चीन के चंगशा शहर से सामने आई तस्वीरों में सड़क पर दौड़ती उस बस का स्टीयरिंग व्हील अपने आप चलता नजर आया, लेकिन ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि तकनीक का कमाल है। ड्राइवर आराम से बैठा रहा और बस खुद ब खुद मंजिल पर निकल गई। 6 किलोमीटर के सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना ऐसे दौड़ी जैसे उसे सब नजर आ रहा हो। बस रास्ता भी नहीं भटकी और तो और गोल चक्कर पर आराम से मुड़ भी गई। सामने 2 महिलाएं सड़क पार करती दिखी तो बस ने अपनी रफ्तार भी धीमी कर ली। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे में घमासान के बीच कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्यपाल की चिट्ठी लिखने को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि कोरोना से लोगों को बचाना जरूरी है। किसान रैली करने वाली है कांग्रेस। एक वर्चुअल रैली होगी जिसमें काफ़ी संख्या में किसान जुड़ेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट हैं। सर, किस तरीके की रैली होगी और कितने किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा इस वर्चुअल रैली के जरिए? संसद के अधिवेशन में जो 3 काले कानून पास किए गए हैं, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई सोचा नहीं कि किसानों पर क्या असर होगा उसका। तो हम सब किसानों का तो उसके लिए उनको विरोध है ही, और आपने तो देखा होगा कि पूरे देश में आंदोलन शुरू है। तो हम भी वर्चुअल रैली कर रहे हैं जिसमें 50 लाख किसान सहभागी होंगे पूरे महाराष्ट्र से। तो हमने संगमनेर में प्रमुख स्टेशन उसका है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया बन गए।
लॉकडाउन की वजह से बीते 6 महीने से खाली बैठे मजदूरों को चुनाव प्रचार के लिए की जाने वाली रैलियों से रोजगार मिलना शुरू हो गया और जिसे जहां काम मिला वो वहां मजदूरी में जुट गया। गया से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक रैली के खत्म होने के बाद कुछ मजदूर सारे सामान को समेटते नजर आए। कोरोना काल में शुरू हुई चुनावी सभाओं ने बहुत से दैनिक मजदूरों को रोजगार का एक जरिया दे दिया है। चुनावी सभाओं की वजह से ज्यादातर मजदूरों को कुछ न कुछ काम मिलने लगा है। कोई टेंट के काम से जुड़ गया तो कोई साउंड के काम से। सबने अपना घर चलाने का जरिया ढूंढ निकाला। काम चलेगा, घर का कुछ तो चलेगा। 6 महीने से घर में दिक्कत था, आप तो कुछ सुधार हो। अकेला कमाने वाले हैं बस। रैलियों के जरिए रोजगार मिलने की धीमी शुरुआत होने से मजदूरों के चेहरे भी दमक उठे और उनमें धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाने की आस जाग उठी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भारी बारिश से विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया। हाईवे के बीच बने डिवाइडर से पानी झरने की तरह बहता हुआ नजर आया, जिससे गाड़ियों के अलावा पैदल चलने वाले लोग बेबस नजर आए। इतना ही नहीं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने से हाईवे पर जैम जैसे हालात भी पैदा हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तेलंगाना के रंगारेड्डी में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर पानी भर गया और आप देखिए ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों में जैसे वहां पर नदी बह रही है। और इस भारी बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी नजर आई और जो पैदल यात्री चल रहे थे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 पर दिए एक बयान के खिलाफ कुछ लोग सड़क पर उतर आए। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा बहाल किया जा सकेगा, जिसके बाद डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें चीन का हितैषी बताते हुए उनके विरोध में शहर भर में प्रदर्शन किया। चाइना कमान नहीं चलेगा, चाइना कमान नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर कई इलाकों में पैदल मार्च किया। इस दौरान सभी लोग अपने हाथों में तिरंगा भी थामे नजर आए। नारेबाजी करते हुए उन्होंने राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी उत्तर दीजिए। चाइना के अंदर जितने मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, क्या उसके साथ वही चाइना के साथ अब जाने का प्रयास करना चाहते हैं? LAC पर तनाव के बीच आर्टिकल 370 पर दिए अपने बयान पर फारूक अब्दुल्ला फिर खिड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में आतंकवाद के बहाने बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला। बिहार चुनाव में एनडीए ने आरजेडी पर आतंकवाद के बहाने हमला किया। राज्य के वैशाली जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर जोरदार वार किया और आशंका जताई कि अगर आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई तो राज्य में आतंकवादियों को ठिकाना मिलने लगेगा। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो बिहार का मिलेगा। ये बयान जैसे ही आरजेडी नेताओं ने सुना, उन्होंने एनडीए गठबंधन पर पलटवार किया और नित्यानंद राय के बयान को हार के डर से जोड़ दिया। वो आतंकवादी का भय दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। बिहार की जनता को बेवकूफ समझा है। दिल्ली में नौकरी के फर्जीवाड़े के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर नौकरी देने के नाम पर उनसे पैसे की वसूली करते थे। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने सुबह से 1 हफ्ते की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। इन डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनके सामने काफी मुश्किल खड़ी हो गई। ऐसे में अगर उन्हें जल्द वेतन नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ आजादी की मांग पर प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों ने 2011 से पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा करने की भी मांग की और पूरे इलाके में प्रदर्शन किया। कई संगठनों से जुड़े लोग हाथों में बैनर और अपने अपने संगठन के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने अवामी एक्शन कमेटी के नेता बाबा जान समेत उन कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की जो पिछले 9 साल से जेल में बंद हैं। आरोप है कि उन्हें झूठे केस में फंसाकर सख्त सजा दे दी गई। हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे, हम सब अंदर जाने के लिए तैयार हैं। धरने देने पड़े तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह धरने देंगे। एक दूसरे इलाके में भी भारी संख्या में लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जुटे और रैली निकाली। वहां लोगों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि दूर दूर तक वो प्रदर्शनकारी ही नजर आए। इन लोगों में बड़ों से लेकर महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज एमी कॉनी बैरेट की नियुक्ति के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एमी कॉनी के नाम का ऐलान किया था।
लेकिन चुनाव से ठीक पहले होने वाली इस नियुक्ति का विरोध भी शुरू हो गया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ी तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर एमी कॉनी बैरेट के बहाने सुप्रीम कोर्ट में अपना दखल बढ़ाने का आरोप लगाया और नियुक्ति को चुनावों तक टालने की मांग की। कई लोगों ने तो कोर्ट की इमारत के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें वहां से हटाना पड़ा। इस दौरान वहां लोगों का एक गुट जज एमी कॉनी बैरेट के समर्थन में उतर आया। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पुलिस और राहत बचाव टीम ने बाढ़ में डूब रहे एक आदमी को बचाया। तेज बारिश के बाद बाढ़ में फंसे इस आदमी को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में पुलिस और बचाव दल को काफी परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार बाढ़ में फंसे आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो काफी कोशिश के बाद आदमी को बाहर निकाला गया। रंगारेड्डी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर बाढ़ में डूब रहे एक शख्स को बचाया गया। तेज बारिश वहां पर हो रही थी, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए और फिर एक शख्स वहां पर फंस गया था, उसको रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि इमरान खान को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समर्थन देने वाले वकीलों के एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की वजह से नोटिस भेजा गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल निजी कार्यक्रम में किया। असल में 9 अक्टूबर को इमरान की पार्टी की लीगल विंग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें इमरान खान ने शिरकत की। ये कार्यक्रम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था, जिसमें सरकारी पैसे के इस्तेमाल का शक है। इसलिए कोर्ट ने पंजाब प्रांत के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस सेंटर में वो कार्यक्रम हुआ था उसके मालिक को यह बताने का निर्देश दिया कि कार्यक्रम के खर्च का भुगतान किसने किया था। मध्य अमेरिका के सबसे छोटे देश एल साल्वाडोर में एक बार में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने गोलीबारी की इस घटना को गैंग वॉर बताया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने घटना वाली जगह को घेर लिया और फटाफट अपनी छानबीन शुरू कर दी। मौके पर फोरेंसिक टीम भी जांच करती दिखी। घटना के बाद पुलिस आसपास रहने वाले लोगों की तलाशी लेती नजर आई। शक के आधार पर उन्होंने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाती दिखी। Hay un panadero y las otras 3 personas que están en proceso de identificación. एल सल्वाडोर में हुई इस गोलीबारी के बाद आसपास के कई इलाकों में पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उन इलाकों में गश्त लगाते देखे गए। हथियारों के साथ गलियों में घूमकर वो आरोपियों की तलाश करते नजर आए। लंबे इंतजार के बाद 15 अक्टूबर से दिल्ली के सिनेमाघर खुल जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से करीब 7 महीनों तक सिनेमाघर बंद रहे, जिन्हें अब कई शर्तों के साथ खोला जा रहा है। और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वहां खास तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। राजधानी के एक सिनेमा घर से सामने आई कुछ तस्वीरों में इसकी झलक साफ नजर आई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए हॉल में मौजूद सीटों के बीच क्रॉस के निशान बना दिए गए, ताकि फिल्म देखने पहुंचे लोगों के बीच दूरी बनी रहे। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट देखिए कि किस तरीके से किया गया है। 50% ऑक्यूपेंसी की बात कही गई थी और ऐसे में एक सीट छोड़कर एक में ही जो लोग यहाँ आएंगे उनको बैठना अलाउड है। एक व्यक्ति सीटों पर केमिकल का छिड़काव भी करता दिखा। इतना ही नहीं, हॉल के अंदर जाते वक्त जगह जगह सैनिटाइजर और हाथ साफ करने के इंतजाम भी किए गए। जितने तरह से भी सैनिटाइज किया जा सकता है या जो प्रिकॉशन ली जा सकती है, हम वो पूरी तैयारी करके सिनेमा को ओपन करेंगे। हालांकि इतने इंतजामों के बावजूद 6 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ऊपर के लोगों को सिनेमा घर में एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आने वाले लोगों के साथ किसी तरह की कोताही न बरती जाए, इसके लिए खाने पीने की हर एक चीज को भी अच्छी तरह पैक करके ही उन्हें दिया जाएगा। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारा। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां से 400 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की। इस छापेमारी में पुलिस को वहां से कुछ हथियार भी मिले, जबकि पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हापुड़ में दुकान पर कब्जे के लिए 2 गुटों के बीच मारपीट करने का आरोप लगा। बताया गया कि दोनों पक्ष दुकान पर अपना मालिकाना हक जता रहे थे और इसी बात पर दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज राघोपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच पार्टी के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। पंजाब में कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसानों से जुड़े कुछ लोग आज दिल्ली में केंद्र सरकार से मिलेंगे। ये लोग किसानों की मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। इससे पहले पंजाब सरकार के कुछ मंत्रियों ने चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात और उनसे रेलवे ट्रैक खाली करने को कहा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के उस बयान पर जबानी जंग छिड़ गई, जिसमें उन्होंने इशारों में कहा था कि आरजेडी के कार्यालय में कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी। एक दिन पहले उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए यह बयान दिया था,
जिस पर आरजेडी भड़क गई। कोई पागल ही बिहार का मुख्यमंत्री यह भाषा बोल सकता है? कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। लेकिन जेडीयू के नेताओं ने एक बार फिर नीतीश कुमार के अंदाज में आरजेडी पर हमला किया और उनके बयान को सही ठहराया। खुद उस 15 वर्ष उस कैबिनेट के मेंबर खुद रहे, 20 कैबिनेट की मीटिंग हुई, इस पे जवाब नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार पागल दिखेंगे। मिलिट्री परेड के ठीक बाद उत्तर कोरिया में फिर एक बड़ा आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आने के बाद उत्तर कोरिया में कोरोना की मौजूदगी पर सवाल उठने लगे। वहां 2 दिन पहले हुई मिलिट्री परेड में किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। लेकिन जब 80 डे कैंपेन नाम के इस अभियान की तस्वीरें सामने आईं तो उनमें वहां मौजूद लोग मास्क लगाए नजर आए। ये कार्यक्रम भी वहीं हुआ जहां 2 दिन पहले मिलिट्री परेड हुई थी, लेकिन इस बार वहां सैनिकों के दस्तों के बजाय आम लोगों ने मार्च किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से कड़ी मेहनत और ज्यादा से ज्यादा काम करने की अपील की गई ताकि अर्थव्यवस्था को कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। हालांकि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने देश में कोरोना का एक भी मरीज नहीं होने का दावा कर चुके हैं। वहां हुई सैन्य परेड में भी किसी ने मास्क नहीं पहना था, न ही आपस में जरूरी दूरी दिखाई दी थी। ऐसे में जब इस कार्यक्रम में लोग मास्क लगाए नजर आए तो इससे किम जोंग उन के दावे की पोल खुलने लगी। देहरादून में विरोध प्रदर्शन के समय कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर 2017 की वन विभाग भर्तियों को लटकाए रखने का आरोप लगाया और सचिवालय का घेराव करने पहुंच गए, जिनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से खूब झड़प हुई। इससे पहले इन कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एक रैली भी निकाली। हाथों में एनएसयूआई के झंडे और बेरोजगारी के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर पकड़े ये लोग जैसे ही सचिवालय के पास पहुंचे, उनका सामना वहां मौजूद पुलिस बल से हो गया, जिसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। यह हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी वहां पहुंच गए, जिन्हें देख जोश में आए कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधों पर बैठा लिया। हरीश रावत ने भी सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन जताया और राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। ये सरकार हर लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाना चाहती है, नौजवानों के आंदोलन को भी दबाना चाहती है। कांग्रेस राज्य सरकार पर वन विभाग भर्ती मामले को लटकाने का आरोप लगा रही है, जिसके लिए इस साल फरवरी में परीक्षाएं हुई थी। यही वजह रही कि उसके छात्र संगठन एनएसयूआई ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में लोग महामारी से बचने के लिए मौत की देवी से दुआ मांगने लगे। मेक्सिको में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से लोग काफी खौफ में हैं। और इसी खौफ की वजह से उन्होंने देवी के सामने जिंदगी की गुहार लगानी शुरू कर दी, जो इस इलाके में मौत की देवी के नाम से जानी जाती है। राजधानी मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में देवी की कई फीट ऊंची मूर्ति के सामने लोग सिर झुकाते और फरियाद करते नजर आए। कई लोग तो घुटनों के बल चलते हुए वहां जिंदगी की गुहार लगाने पहुंचे। बताया गया कि महामारी के फैलने के बाद से वहां लोगों ने बड़ी संख्या में आना शुरू कर दिया। Esta pandemia obviamente los devotos más han querido venir, ¿no? En este culto इलाके के लोगों के बीच देवी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वहां कई दुकानों में भी देवी की अलग अलग आकार की मूर्तियां रखी नजर आईं। पुजारी हत्या मामले में राजस्थान की सीआईडी ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के मामले में सीआईडी की टीम ने दूसरे दिन भी घटना वाली जगह पर जांच की। साथ ही इस टीम ने पीड़ित परिवार के लोगों से भी पूछताछ की। कुछ दिन पहले जमीन विवाद में इस पुजारी की जलाकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने हिंदू राव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया, यानी अब वहां कोरोना के किसी मरीज का इलाज नहीं होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने हिंदू राव अस्पताल को 14 जून को कोरोना अस्पताल घोषित किया था, लेकिन कुछ दिन पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस अस्पताल का नाम इस सूची से हटाने की मांग की थी, क्योंकि अब वहां कोरोना मरीजों की संख्या भी कम थी। साथ ही इस अस्पताल का मेडिकल स्टाफ वेतन न मिलने पर लगातार हड़ताल कर रहा था। चेन्नई एयरपोर्ट पर पुलिस ने ड्रग्स की खेप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि ये लोग मसालों के पैकेट में ड्रग्स छिपाकर ले जा रहे थे और ये सभी पैकेट ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने थे। इनकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने भी गुरुवार से सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। सरकार ने साफ किया, सिनेमाघर में सिर्फ 50% ही दर्शक होने चाहिए। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में अभी सिनेमाघर नहीं खुलेंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक मकान में हुए जोरदार धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि धमाका मकान में रखे एक सिलेंडर में हुआ।
जिसकी चपेट में मकान के अलावा आसपास के भी कई लोग आ गए। धमाका होते ही हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहां राहत बचाव दल की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद घायल लोगों को फटाफट अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। जिस घर में ये धमाका हुआ वो खंडर में तब्दील हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में बगल के कई मकान भी आ गए, जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद जब इलाके के कांग्रेस के एक नेता लोगों का हाल जानने पहुंचे तो वो वहां मौजूद लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। इलाके के कुछ लोग उनके साथ मारपीट करते नजर आए। दक्षिण भारत के कई शहरों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से वहां के नदी नाले उफान पर आ गए और उनका पानी बाढ़ की शक्ल में रिहायशी इलाकों में बहने लगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखा। सड़कों पर भरा पानी मकानों में भी घुसता दिखा। हालात ऐसे हो गए कि सड़क और नदी में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। कर्नाटक के गदग में भारी बारिश के बाद एक दीवार ढह गई और इस दौरान वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें एक और इलाके से भी सामने आईं, जहां बारिश और बाढ़ का पानी एक मंदिर में भर गया और उसके पुजारी को कमर तक भरे पानी में खड़े होकर भगवान की पूजा करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, जहां लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां एक इमारत के ढहने से एक आदमी की मौत भी हो गई। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आखिरकार रिहा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही उन्हें पीएसए के तहत नजरबंद रखा गया था। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पीएसए के तहत नजरबंद किया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। आखिरकार करीब 14 महीने बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया। महबूबा की अनुपस्थिति में उनका ट्विटर अकाउंट उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चला रही थी। इल्तिजा ने ट्वीट कर कहा, महबूबा मुफ्ती की गैर कानूनी हिरासत की अवधि खत्म होने के साथ ही मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस बीच मेरा साथ दिया। मैं आप सभी की एहसानमंद हूँ। महबूबा की रिहाई की खबर पर उनके राजनीतिक विरोधी उमर अब्दुल्ला ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, करीब 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में चल रही महबूबा मुफ्ती साहिबा की रिहाई की खबर सुनकर मैं बेहद खुश हूं। उनकी लगातार बढ़ती हिरासत एक त्रासदी थी और लोकतंत्र के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ थी। आपका स्वागत है महबूबा। वहीं बीजेपी ने कहा कि 370 हटने के बाद घाटी के हालात खराब नहीं हो, इसलिए महबूबा, फारूक और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं को नजरबंद रखा गया था और हालात सही होने पर सभी को बारी बारी से छोड़ा जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो इन लोगों को हालात ख़राब ना करें, इसलिए डिटेंशन में रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे अब सभी को छोड़ दिया गया है। महबूबा मुफ्ती का भी एक जिस प्रकार से गलत बयानबाजी होती थी, एंटी नेशनल बयानबाजी होती थी, उस सभी को मद्देनज़र रख के उनको किया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात जम्मू कश्मीर में नॉर्मल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक उचित समय सरकार ने समझा होगा, इसका रिव्यू किया होगा। यूपी पुलिस ने गोंडा में 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पहले आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पकड़े गए लड़के पर 3 सगी बहनों पर एसिड फेंकने का आरोप है, जिसकी पहचान के बाद पुलिस की टीम को ये कामयाबी मिली है। 3 बच्चियों के साथ एसिड जैसा केमिकल डाला गया है उनके ऊपर, और वो जो है एक जिसमें बच्ची काफ़ी चेहरे पर उसको 15-20% वो जल गई थी। उसमें अभी पुलिस द्वारा जब विवेचना की गई है तो एक आशीष और छोटू उसी गांव का रहने वाला है और उसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। बारिश से बेहाल आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। वहां सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है। एक सड़क को पार करने के समय कुछ लोग बीच में ही फंस गए। इसके बाद वहां सड़क के बीचों बीच खड़े एक ट्रक से रस्सी बांधकर फंसे हुए आदमी तक पहुंचा गया, लेकिन उसे निकालने के समय ही वो एक बार फिर फिसल गया और वहां पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। उसे बचाने गए दूसरे आदमी ने उसे सहारा दिया, जबकि एक आदमी ट्रक के पास रस्सी पकड़े खड़ा दिखा। बाद में उसे पानी की तेज धार में बहने से बचा लिया गया। तो पानी की तेज बहाव में एक शख्स फंसा रहा। उसके बाद रस्सी की मदद से उस आदमी को
बचाया गया। यहाँ पर रास्ते को पार करने की कोशिश ये शख्स कर रहा था। आप देखिए, एक जब शख्स उस तक पहुँचता है तो फिर से वो एक बार फिसलता है और जो बड़ा सा पत्थर वहाँ पर था उसका सहारा लेता है। ट्रक से रस्सी को बांधा जाता है और दूसरा शख्स उस रस्सी को खींचता है।